लेकिन आइंस्टाइन का मानना था कि दोनों ही जगहों पर अगर आप टाइम को एक तरह से फील करना चाहते हैं तो उनके कंफर्टेबल और अनकंफर्टेबल होने के टैग को हटा दें। इन सब में 1 सेकंड की कीमत 1 सेकंड ही थी, लेकिन रतन टाटा के 1 सेकंड की कीमत 80 सेकंड है। ऐसा इसलिए क्योंकि हर एक साल में अपनी हर एक कंपनी को 1 दिन का टाइम देते हैं। अपने टाइम को माइक्रो लेवल पर मैनेज करने के लिए आपको अपने मूड यानी कि माइंडसेट को भी बेहतर रखना होगा, और ये होगा अपने सबकॉन्शियस को बैलेंस में रखकर। डेफर नो टाइम, डिलेज हैव डेंजरस एंड्स, यानी कि टाइम का एक भी कतरा बर्बाद ना करें, क्योंकि टाइम की बर्बादी के रिजल्ट बहुत ही खतरनाक साबित हो सकते हैं। और विलियम शेक्सपियर की ये लाइन सुनने के साथ ही आपको कई ऐसे खतरनाक रिजल्ट याद आ चुके होंगे, और उन खतरनाक रिजल्ट से पहले आपने टाइम वेस्ट ना करने के लिए बहुत से एफर्ट भी दिए होंगे, लेकिन उन एफर्ट्स का फायदा अक्सर हमें नहीं मिल पाता। इसके कई कारण हैं। जैसे अगर पहले कारण की बात करें तो हमेशा हम टाइम को एक कंफर्टेबल मीन के तौर पर देखते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि आपके पास किसी काम को करने के लिए 1 महीना है, तो आप उस काम को उतना अर्जेंसी के साथ नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि आपके पास सिर्फ 29 दिन है, तो शायद ये काम आपको अर्जेंट लगने लगे। दूसरा कारण है अपनी प्रॉब्लम को पहचाने बिना उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करना। जैसे हो सकता है कि आप ऐसे इंसान हो जो किसी काम को शुरू तो कर पाते हैं, लेकिन उसे लगातार करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। और हो सकता है आप ऐसे इंसान हो जिन्हें किसी काम को शुरू करने में ही प्रॉब्लम होती हो। इस तरह टाइम से जुड़ी हर इंसान की प्रॉब्लम अलग अलग हो सकती है। लेकिन आज की इस बातचीत में हम अलग अलग 8 हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज की टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को करीब से देखेंगे। ये सभी अलग अलग पर्सनालिटीज हैं। कोई साइंटिस्ट है तो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई ऑथर है तो कोई स्पिरिचुअल लीडर। इन सब अलग अलग पर्सनालिटीज के माइक्रो लेवल टाइम मैनेजमेंट को जानने के बाद टाइम मैनेजमेंट आपके लिए एक हॉबी बन जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी, Time is nothing but the method of our thinking, but we are eternally present tense. Time is in me, not I in time. यानी कि टाइम कुछ भी नहीं है, ये बस सोचने का एक तरीका है, और हम सभी प्रेजेंट में मौजूद हैं। टाइम मुझ में है, ना कि मैं टाइम में। ये कहना था स्वामी विवेकानंद जी का। वो टाइम को कुछ भी नहीं समझते थे, और ये भी सही है क्योंकि टाइम सिर्फ एक रास्ता है और आप रास्ते को मैनेज नहीं करते। आप या तो उस पर चलते हैं या फिर बैठ जाते हैं। हालांकि बस फर्क इतना सा है कि वो रास्ता भी अपनी स्पीड से चल रहा है। जब स्वामी जी टाइम के कॉन्सेप्ट को ही नहीं मानते थे, तो उनका जिक्र इस वीडियो में क्यों? क्योंकि स्वामी जी ने अपने 39 सालों के जीवन में बिना टाइम मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को अप्लाई किए अपनी लाइफ की हर एक मिनट को सही जगह पर यूज किया। उनके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम ये समझते हैं कि आपको मिलने वाला हर दिन एक लकड़ी की अलमारी की तरह है, जिस पर आप जो चाहे रख सकते हैं, लेकिन एक बार रख देने के बाद उसे हटाया नहीं जा सकता। अब अगर आप उस पर जरूरी और अच्छी चीजें रख दें तो आपको स्पेस मैनेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी तरह अगर आप जरूरी काम, हॉबीज और एक्टिविटीज में डिफरेंस कर सके तो आपको टाइम के बारे में सोचना ही नहीं पड़ेगा। निकोला टेस्ला एक इंट्रोवर्ट साइंटिस्ट थे जिन्हें अपनी लैब में टाइम बिताना कॉन्फ्रेंस में टाइम बिताने से ज्यादा पसंद था, और उनके साथ अक्सर ये होता था कि वो किसी प्रोजेक्ट या फिर किसी एक्सपेरिमेंट को शुरू करते और 20-20 घंटे उसी में लगे रहते। हम सब अपनी लाइफ के किसी न किसी फेज में कोई ऐसा काम लेकर बैठ जाते हैं जिसमें हमें इस तरह के डेडिकेशन की जरूरत पड़ती है। हो सकता है कि आप कोई एग्जाम क्रैक करना चाहते हो या फिर कुछ और आप अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हो। निकोला टेस्ला अपने टाइम को एनर्जी की तरह देखते थे। उन्हें लगता था कि टाइम एनर्जी है और उसे आपको अपने ऊपर खर्च करना चाहिए। उन्हें लगता था कि सोशल इंटरफेरेंस उस एनर्जी को खत्म कर देता है। टेस्ला के टाइम से जुड़े 2 गोल्डन रूल्स थे। रूल नंबर 1, टाइम हम बर्बाद नहीं करते, हमसे बर्बाद करवाया जाता है। और इस लाइन की इंपॉर्टेंस को समझने के बाद आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और जरा उन एक्टिविटीज के बारे में सोचिए जहां आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। क्या आपकी इस लिस्ट में कोई भी ऐसी एक्टिविटी है जिसे आप अकेले बिना किसी इंटरेक्शन से कर रहे हैं? सोशल मीडिया पर भी हम दूसरों के कंटेंट को देखकर टाइम बर्बाद करते हैं, इसलिए टाइम वेस्ट अक्सर दूसरे लोगों के कारण होता है। तो इसलिए टाइम बचाने के लिए सोशल एक्टिविटीज को लिमिट करना होगा। रूल नंबर 2, अपने जरूरी काम करते टाइम कभी टाइम ना देखें। अब जैसे आप किसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं और उसे खत्म होने में लगेंगे 2 घंटे। अगर आपने 1 घंटे के बाद घड़ी देख ली तो आप फिर उस तरह से नहीं पढ़ पाएंगे जैसे पहले पढ़ रहे थे। टेस्ला एक हाइपर फोकस वाली पर्सनालिटी थे और वो प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते थे। लेकिन अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं तो आपको सोशल स्टैंड पर तब तक ही टाइम खर्च करना चाहिए जब आप अपने काम से फ्री हो चुके हों, वरना प्रोक्रेस्टिनेशन बढ़ती ही जाएगी। स्टीव जॉब्स एक डिसिप्लिन और एक हाइपर फोकस पर्सनालिटी के बाद अब टाइम एक परफेक्शनिस्ट के बारे में जानने का। स्टीव जॉब्स अक्सर अपनी मीटिंग्स को और लॉन्चेस को डिले कर दिया करते थे। टाइम के लिए उनका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग था। वो अपने हर पल की वैल्यू को समझते थे और उसे उसी वैल्यू के साथ जीना चाहते थे।
इसके लिए वो 4D फॉर्मूला का यूज करते थे, जिसमें पहले D का मतलब है डिलीट, यानी कि उन चीजों को डिलीट कर दीजिए जो कि आपके लिए किसी काम की नहीं है। आपने ये देखा होगा कि स्टीव जॉब एक ही तरह के कपड़े पहनते थे, चलते हुए मीटिंग करते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि उनके पास टाइम कम है। हम सबके पास टाइम कम है, लेकिन इसके बारे में सोचना भी हमें अनकंफर्टेबल कर देता है। अगला D था डेलीकेट। बेकाम की चीजों को हटाने के बाद जो कुछ भी बचता है वो काम है, लेकिन उसमें कुछ ऐसा है जो बहुत जरूरी है और कुछ ऐसा है जो कम जरूरी है। आपको उनमें भी क्लासिफाई करना पड़ेगा, ताकि अगर आप एक परफेक्शनिस्ट पर्सनालिटी के इंसान है तो आप अपना टाइम परफेक्टली बिता पाएं। अगले D है डेफर और डू। स्टीव जॉब्स अपने कामों को डेफर कर दिया करते थे, जो कि उन्हें लगता था कि कोई और कर सकता है और वो उनके लिए वर्थ इट नहीं है। और आखिर D यानी कि डू में वो एक्शन लिया करते थे। स्टीव जॉब्स का कोई भी टास्क इन 4 प्रोसेस से होकर गुजरता था और इसलिए वो लास्ट में एक परफेक्ट काम की तरह नजर आता था। आप इससे क्या सीख सकते हैं? सबसे पहले तो ये कि आप अपने टाइम को अपने हर काम पर नहीं लगा सकते। आपको कम जरूरी कामों को दूसरे लोगों को असाइन करना होगा, और दूसरा ये कि आप जितना टाइम को वैल्यू देंगे आपका फाइनल प्रोडक्ट उतना ही शानदार होगा। अगर मेटाफर के जरिए समझने की कोशिश करें तो वो फाइनल प्रोडक्ट आप भी हो सकते हैं। हेनरी फोर्ड दुनिया भर की कार इंडस्ट्रीज को असेंबली लाइन जैसा एक वैल्यूएबल इन्वेंशन देने वाले हेनरी हिस्ट्री के उन लोगों में से एक हैं जिन्होंने टाइम के बारे में बहुत बात की है, और इसलिए इनका टाइम के लिए जो पर्सपेक्टिव है वो आपको जरूर समझना चाहिए। It has been my observation that most of the people get ahead during the time others waste, यानी कि जब कई लोग अपना टाइम बर्बाद कर रहे होते हैं तब काम कर रहे लोग आगे बढ़ जाते हैं। ये कहना था हेनरी फोर्ड का। अब तक हमने जिन 3 पर्सपेक्टिव को देखा उसमें डिसिप्लिन, फोकस और क्लासिफिकेशन जैसे फैक्टर्स को हमने सीखा, लेकिन हेनरी फोर्ड का जो टाइम के लिए नजरिया है वो दुनिया से जुड़ा हुआ है। यानी कि वो अपने टाइम को तो अच्छे से यूज करना ही चाहते हैं, लेकिन साथ में वो ये भी चाहते हैं कि वो इसे दूसरों से अच्छा यूज करें। इसके लिए हेनरी ने एक बहुत ही सीक्रेट मेथड अपना लिया था। उन्हें कई टॉपिक्स बहुत ज्यादा पसंद थे, जिसमें जियोपॉलिटिक्स भी शामिल है, लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं होता था कि वो जियोपॉलिटिक्स से अपडेटेड रह पाएं। ऐसे कई और टॉपिक्स और फील्ड थी, लेकिन हेनरी ने अपने टाइम को यूज किया दूसरों का टाइम खरीद कर। उन्होंने उस फील्ड के एक्सपर्ट को हायर किया। अब एक्सपर्ट के साथ बिताया गया 1 घंटा 1 हफ्ते के बराबर होता था। आप या हम बिलियनर्स नहीं हैं, लेकिन हमारे पास ओपन सोर्सेज हैं, जैसे यूट्यूब या फिर इंटरनेट। हम उन्हें एक्सपर्ट की तरह ट्रीट करके अपने टाइम को माइक्रो लेवल पर मैनेज कर सकते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन, इस दुनिया को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी देने वाले आइंस्टाइन का टाइम के लिए नजरिया भी काफी साइंटिफिक था। उन्हें लगता था कि अलग अलग लोगों के लिए टाइम अलग अलग तरह से मूव करता है। जब आप एक कंफर्टेबल कंडीशन में होते हैं तब टाइम आपको उतना महसूस नहीं होता, लेकिन जब आप अनकंफर्टेबल सिचुएशन में होते हैं तब एक एक सेकंड बीतते हुए महसूस किए जा सकते हैं। लेकिन आइंस्टाइन का मानना था कि दोनों ही जगहों पर अगर आप टाइम को एक तरह से फील करना चाहते हैं तो उनके कंफर्टेबल और अनकंफर्टेबल होने के टैग को हटा दें। आइंस्टाइन बैलेंस में बिलीव करते थे, इसलिए उनका टाइम से जुड़ा पर्सपेक्टिव भी बैलेंस था। उनके पर्सपेक्टिव से जुड़ी सबसे जरूरी बात थी बैलेंस। आइंस्टाइन को लगता था कि आप एफर्ट्स तभी कर सकते हैं जब आप सही टाइम ब्रेक ले रहे हैं। ये ब्रेक आपको लेने नहीं है, बल्कि अर्न करने हैं, और उसे आप अर्न करेंगे अपने एफर्ट करने के टाइम को एकदम 100% मेहनत से यूज करके। यानी कि आसान भाषा में कहा जाए तो आइंस्टाइन के टाइम मैनेजमेंट में आपको 20 घंटे काम नहीं करना, लेकिन जिन 8 घंटों के लिए आप काम करने वाले हैं उनमें पूरी तरह से फोकस्ड होकर काम कीजिए, ताकि अगले 8 घंटे जब आप अपने टाइम को पढ़ने, म्यूजिक सुनने या फिर किसी और फेवरेट जरूरी काम में खर्च करें तो आपको गिल्ट ना हो। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मेक द मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट फॉर इट इज द ओनली मोमेंट दैट यू ट्रूली हैव। यानी कि आपके पास एक ही लम्हा है और वो वही है जिसमें आप जी रहे हैं। आपको इसका भरपूर उपयोग करना चाहिए। टाइम के बारे में मिसाइल मैन और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कुछ ऐसा सोचते थे। वो मानते थे कि टाइम एक ऐसी नदी है जो लगातार बह रही है, और आप इस नदी के जिस पानी को एक बार छूते हैं वो अगले ही सेकंड आगे निकल जाता है और उसे फिर से कभी छुआ नहीं जा सकता। कलाम साहब जहाँ एक तरफ टाइम को नदी मानते थे, वहीं दूसरी तरफ वो इंसानों को इस नदी में तैरने वाला स्विमर समझते थे। उनकी टाइम मैनेजमेंट का एक बड़ा हिस्सा था कंसिस्टेंसी। जैसे एक लोहे की छड़ी जिस पर आप बार बार हथौड़ा मारते रहें, कुछ देर में वो गर्म होकर टूट जाएगी। उसी तरह प्रॉब्लम भी कई हिस्सों में बढ़ जाएगी और सुलझ जाएगी। लेकिन इसमें एक छोटा सा फैक्टर जो कलाम साहब सबसे जरूरी मानते थे, और वो है डायरेक्शन। जब आप टाइम मैनेजमेंट शुरू कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब ये आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट लग सकता है। जैसे आपने अपना टाइम मैनेज करके एक शेड्यूल बनाया जिसमें 15 मिनट न्यूज़पेपर के हैं। अब न्यूज़पेपर कई पेजेस का होता है और अगर आप ढंग से पढ़ने बैठे तो 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। लेकिन अगर आपको अपने सेक्शन के बारे में पता है तो आप सिर्फ 15 मिनट में खुद को अपडेट कर सकते हैं।
जैसे आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो एडिटोरियल, बिजनेस से जुड़े हैं तो बिजनेस का पेज। अगर डायरेक्शन सही है तो कम से कम टाइम में भी ज्यादा से ज्यादा अचीव किया जा सकता है, और अगर डायरेक्शन गलत हो तो टाइम मैनेजमेंट का कोई फायदा ही नहीं होगा। रतन टाटा। जरा सोचिए कि आप किसी ऐसे ग्रुप के लीडर हैं जिसके अंडर 80 कंपनीज आती हैं। आप किस तरह से अपना टाइम मैनेज करेंगे कि आप हर कंपनी को टाइम दे पाएं और वो कंपनी फलती फूलती भी रहे। इस तरह का शानदार काम रतन टाटा जैसे लेजेंड ही कर सकते हैं। हालांकि अगर आप उनके टाइम के पर्सपेक्टिव को देखें तो आपको समझ आएगा कि वो ऐसा क्यों कर पा रहे हैं, और अगर आप ऐसा करना चाहें तो कैसे करेंगे। अब तक आपने सुना कि टाइम को किसी ने नदी, किसी ने अलमारी और किसी ने पैसे की तरह बताया। इन सब में 1 सेकंड की कीमत 1 सेकंड ही थी, लेकिन रतन टाटा के 1 सेकंड की कीमत 80 सेकंड है। ऐसा इसलिए क्योंकि हर एक साल में अपनी हर एक कंपनी को 1 दिन का टाइम देते हैं। ये काफी हैरत अंगेज बात है, लेकिन रतन टाटा के काम करने का तरीका यही है। वो ये मानते हैं कि अगर इंसान फोकस्ड हो और डायरेक्शन के साथ आगे बढ़े तो वो अपना हर एक सेकंड कई सेकंड के बराबर बना सकता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये काफी सुपरफिशियल बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। बचपन से जिस मैथ के सवाल को करने में आपको आधा घंटा लगता था, अब वो आप कुछ ही सेकंड में कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये दावा सुपरफिशियल है, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपने उस सवाल को सीखा और समझा है। जैसे रतन टाटा जी ने अपने टाइम को इस तरह से मैनेज और डेडिकेट किया है कि उनका हर एक सेकंड अपने काम की तरफ फोकस होता है, और ऐसे निकल कर आती है हैरत अंगेज एफिशिएंसी। जोसेफ मर्फी। अच्छा बताइए, आप टाइम को ज्यादा अच्छे से कब यूज कर पाते हैं? क्या तब जब आपका मूड खराब होता है, या फिर तब जब आपका मूड अच्छा होता है? अपने टाइम को माइक्रो लेवल पर मैनेज करने के लिए आपको अपने मूड यानी कि माइंडसेट को भी बेहतर रखना होगा, और ये होगा अपने सबकॉन्शियस को बैलेंस में रखकर। और ऐसा करना हम सीखेंगे द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के ऑथर जोसेफ मर्फी के पर्सपेक्टिव की हेल्प से। जोसेफ मर्फी ये मानते थे कि इस दुनिया में जो कुछ भी होता है वो सबकॉन्शियस के जरिए ही होता है, और ये बात सच भी है। तो आपका टाइम मैनेजमेंट भी सबकॉन्शियस के लेवल पर ही होना चाहिए। अब आपका सवाल ये होगा कि सबकॉन्शियस और टाइम का कॉन्सेप्ट एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। दरअसल टाइम के अच्छे यूज के लिए अच्छे माइंडसेट का होना बहुत जरूरी होता है, और अच्छे माइंडसेट के लिए आप जोसेफ मर्फी के 3 की फैक्टर्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। नंबर 1 है प्लानिंग। अगर आपके सबकॉन्शियस को पता होगा कि कौन सा काम कब करना है और कौन सा जरूरी है, तो अपने आप ही आपका टाइम मैनेज हो जाएगा। नंबर 2 है कंसिस्टेंसी। इंसानों की तरह ही इंसानों का सबकॉन्शियस भी लगातार ब्रेक ढूंढता रहता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब आप 10 मिनट के लिए फोन उठाते हैं तब आपको 2 घंटे बाद याद आता है कि आपने सिर्फ 10 मिनट के लिए सोशल मीडिया खोला था, लेकिन आपका सबकॉन्शियस आपको ये सब कुछ करते हुए देख रहा था। उसने आपको नहीं बताया क्योंकि वो कंसिस्टेंट नहीं है। नंबर 3 है डिसिप्लिन। आपने वीडियो की शुरुआत में ही डिसिप्लिन के बारे में सब कुछ जान लिया था, लेकिन ये डिसिप्लिन थोड़ा अलग है। यहाँ आप किसी भी काम को करने के लिए कितना भी टाइम ले सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि आपको लगातार उसी काम को करते रहना होगा। इस डिसिप्लिन की हेल्प से आपके काम टाइम से पहले होने लगेंगे और आपके सबकॉन्शियस में भी पॉजिटिविटी भर जाएगी। तो दोस्तों, ये था टाइम के लिए अलग अलग हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज का अलग अलग नजरिया। और अगर आप इन सभी पर्सपेक्टिव को ठीक ढंग से समझ पाए हैं तो वापस से बातचीत को खत्म करने से पहले एक बार समझ लेते हैं कि अब तक हमने क्या क्या सीखा है। स्वामी विवेकानंद जी से हमने सीखा डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन में हैं तो आपको अपने टाइम को मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये उन पर्सनालिटीज के लिए है जो एक के बाद एक अलग अलग काम में इन्वॉल्व होते रहते हैं। निकोला टेस्ला से हमने सीखा फोकस। अगर आप फोकस कर सकते हैं तो आप अपने टाइम को अपनी स्पीड से जिएंगे और किसी बड़े टारगेट या प्रोजेक्ट पर काम कर रहे लोगों के लिए टाइम को एनर्जी की तरह सावधानी से खर्च करना बहुत जरूरी है। स्टीव जॉब से हमने सीखा क्लासिफिकेशन। क्योंकि आपके पास सिर्फ 24 घंटे हैं, इसलिए आप सब कुछ खुद नहीं कर सकते। ऐसे में आपको टाइम के माइक्रो लेवल पर जाकर कुछ चीजों को क्लासिफाई करना पड़ेगा। हेनरी फोर्ड से हमने सीखा लर्निंग फ्रॉम अदर्स। बहुत से लोग इस बेसिक स्किल को इग्नोर कर देते हैं और उन्हें इसका खामियाजा 10 गुना टाइम बर्बाद करके चुकाना पड़ता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन से हमने सीखा कि हमारी जर्नी में बैलेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि बैलेंस ही हमें रिफ्यूल करने वाला है। साइकिल चलाते टाइम बैलेंस खोकर चाहे आप किसी तरफ भी झुक जाएं, आपका गिरना तय है, और यही लाइफ का भी उसूल है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से हमने सीखा डायरेक्शन के बारे में, जिसके बिना बताया गया एक भी सेकंड मैनेज तो हो सकता है लेकिन प्रोडक्टिव नहीं हो सकता। यानी कि आप उसे शेड्यूल की तरह बिता सकते हैं, लेकिन क्या वो आपके काम का होगा। रतन टाटा जी के टाइम के पर्सपेक्टिव से हम सीखते हैं वर्क एफिशिएंसी। आप जैसे जैसे खुद को बेहतर बनाते जाएंगे, आपके हर सेकंड की वैल्यू कई गुना बढ़ती जाएगी। जोसेफ मर्फी का टाइम का पर्सपेक्टिव जुड़ा है पॉजिटिव माइंडसेट से, जिसके बिना इस बातचीत की कोई भी एडवाइस आपके किसी काम नहीं आने वाली है। तो दोस्तों, ये था माइक्रो लेवल पर टाइम मैनेज करने का तरीका। जाहिर सी बात है, बहुत से लोग ये सोचकर कंफ्यूज होंगे कि कोई डायरेक्ट एडवाइस तो नहीं दी गई है,
दोस्तों, डायरेक्ट एडवाइस से जुड़ी कई किताबें और कई वीडियोस मौजूद हैं, लेकिन हम में से हर एक इंसान अलग है, उसकी प्रॉब्लम अलग है और इसलिए उसकी अप्रोच भी अलग होनी चाहिए। आप इन पर्सनालिटीज में से अपनी पर्सनालिटी को ढूंढिए और फिर सॉल्यूशन को अप्लाई कीजिए। आप टाइम से जुड़ी किस तरह की प्रॉब्लम को फेस करते हैं और इनमें से किसका पर्सपेक्टिव आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्दी मिलते हैं और भी बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।